नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं, कहीं ना कहीं पार्टियों के बीच में हलचल बढ़ाने का काम किया है और कुछ पार्टियों का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ऊपर गया और कुछ पार्टी कहीं ना कहीं नीचे आती हुई दिखाई दी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 पार का नारा तो लगाती हुई नजर आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो 400 पार के नारे पर खरी नहीं उतरी है। वैसे में माना यही जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद है, अखिलेश यादव है, कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में वो एक प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर बात कर लिया जाए भारतीय जनता पार्टी और मायावती को लेकर, तो क्या मायावती अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगी, इंडिया गठबंधन का रुख करेंगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, आकाश आनंद की एंट्री तो हो जाती है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई ऐसी एक्टिविटी देखने को नहीं मिली जिससे वो जनता से जुड़ते हुए नजर आए, जनता की कोई ऐसी बात, ऐसा मुद्दा उठाते हुए नजर आए कि जनता उनसे कनेक्ट कर पाए। अब ऐसे में मायावती क्या आने वाले दिनों में या इस उपचुनाव में किस तरीके से मूव लेते हुए नजर आ सकती है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, क्या लगता है कि इस बार अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बेहतर प्रदर्शन के बाद मायावती और योगी आदित्यनाथ की टेंशन बढ़ गई है? देखिए, मायावती की टेंशन तो जरूर बढ़ी है, लेकिन आप देखिए मायावती की टेंशन से ज्यादा योगी आदित्यनाथ की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि आप देखिए मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं योगी आदित्यनाथ। 2022 के चुनाव में बहुमत के साथ जीत दर्ज की विधानसभा में, उसके बाद अब देखो उससे पहले देखे 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करके लेके गई, लेकिन अचानक ही जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक आप देखिए पूर्ण उम्मीद थी उन्हें कि इस बार उत्तर प्रदेश तो हम साथ ही लेंगे, उत्तर प्रदेश हम नहीं हारेंगे, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति, धर्म की राजनीति आप यूपी में चला रहे हैं। लेकिन आप देखिए ये धर्म की राजनीति लंबे समय तक बीजेपी नहीं लेके जा सकती, हिंदुत्व की राजनीति लंबे समय तक आप नहीं लेके जा सकते। आपको राजनीति के लिए मुद्दा चाहिए, युवाओं के लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा जो बीजेपी का वोट काटा गया है, आप सर्वेस के अनुसार देखिए युवाओं ने सबसे ज्यादा इस बार वोट काटा है, क्योंकि युवाओं को धर्म नहीं चाहिए, युवाओं को मंदिर नहीं चाहिए, युवाओं को धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चाहिए, युवाओं को विकास का मुद्दा चाहिए। अगर युवाओं के लिए आप उत्तर प्रदेश में काम नहीं करेंगे तो आखिर क्यों आपको बीजेपी क्यों बीजेपी को जीत, युवा जो है, जो आजकल के बढ़ रहे युवा वर्ग है, क्यों आपको भी जीत कहीं ना कहीं जीत दर्ज कराते नजर आएंगे? पहला मुद्दा। और सबसे बड़ी बात आप देखें मायावती के लिए जो आपने बात करी, मुझे लगता है मायावती की इस बार उन्होंने जो रणनीति बनाई है, वो रणनीति उनकी काफी कमजोर थी। लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को बीच राह से हटा देना, कहीं ना कहीं नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से उनको हटा देना, उनका कहीं ना कहीं आप देखिए उनको दरकिनार कर देना, उसके बाद चुनावी जनसभाओं पे कहीं ना कहीं उनके पूर्ण विराम लग जाना, जिस हिसाब से लगातार आकाश आनंद ने बहुजन समाज पार्टी की कमान उत्तर प्रदेश में संभाली हुई थी, लेकिन केवल उस एक बयान के चलते आकाश आनंद के कहीं ना कहीं आपको देखिए मायावती ने हटा दिया। उन पर आरोप इस प्रकार के लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करती हैं आप, और वही बी टीम का जो धब्बा कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी झेल रही थी, उस धब्बे को मायावती को हटाना था। इसी के चलते मुझे लगता है आकाश आनंद को भी कहीं ना कहीं पद से हटाया गया था। लेकिन अब की जो स्थिति है, आप देखिए आज से महीने 2 महीने पहले की स्थिति तो चलिए अलग हो गई, लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, एनडीए की सरकार बन चुकी है, लेकिन अब की स्थिति में अगर आकाश आनंद की वापसी कराई गई तो मुझे लगता है आकाश आनंद को वापस सक्रिय हो जाना चाहिए और जल्द से जल्द सक्रिय हो जाना चाहिए। नहीं तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए आप जो रणनीति बना रहे हैं, आपका जो ऐलान है कि 10 की 10 सीटों पर आप अपने प्रत्याशियों को, बीएसपी यानी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, 10 में से एक भी सीट आपके खाते में नहीं जाएगी अगर आप इसी तरह से पीछे बैठकर एक तरह से राजनीति में गेम खेलने का या फिर राजनीति चलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पार्टी की कमान तो आपने आकाश आनंद के हाथ में सौंप दी है। लेकिन अगर आकाश आनंद सक्रिय होकर सामने नहीं आ रहे हैं, नहीं कहीं ना कहीं जनसभाओं में वो एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जिस हिसाब से उन्होंने अपने बयान दिए थे, उन बयानों के बाद मायावती ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मामलों में आकाश आनंद थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूपी में रैली ही ना करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश साधना मायावती के लिए इस समय बहुत जरूरी है। आप तमाम राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, अपने प्रत्याशियों को उतार दीजिए, लेकिन हर राज्य में पार्टी का समीकरण अलग है। कहीं पे कांग्रेस का दबदबा ज्यादा है, कहीं सपा का दबदबा ज्यादा है, कहीं बीजेपी एक हाथों आप देखिए जीत दर्ज करके ले जाती है। तो उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में अगर आपने ऐलान किया है कि आप 10 की 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, तो उसके लिए मुझे लगता है मायावती को और आकाश आनंद को एक बार वापस सक्रिय होना पड़ेगा। और जिस हिसाब से सपा कहीं ना कहीं जीत की हुंकार अभी भी भरती आ रही है, अगर अभी भी बीजेपी और बीएसपी, ये जो दो पार्टियां इस समय जिनको एक तरह से आप देखिए बड़ा धक्का कहीं ना कहीं लगा, अगर ये दोनों पार्टियां अपफ्रंट होकर काम नहीं करती है, सामने आकर काम नहीं करती है, तो उपचुनाव भी कहीं ना कहीं हारती नजर आ सकती है।
जी बिल्कुल, ऐसे में श्रुति आपने ये जो तमाम जानकारी दी, लेकिन उसमें ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर मायावती अब अपनी पार्टी का गठबंधन किसी के साथ नहीं करेंगी, क्योंकि अचानक से जनाधार उनके साथ आता हुआ नहीं दिखाई देगा और चंद्रशेखर आजाद ने उपचुनाव के लिए कहीं ना कहीं एक जो रण है वो कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया, एक रणभूमि बना चुके हैं, एक राजनीतिक तरीके से कहीं ना कहीं वो चाल भी चल चुके हैं अपना, चाहे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, चाहे दलितों का मुद्दा है। संसद में जाकर उन्होंने जिस तरीके से हुंकार भरी है, कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक उनके खेमे में पूरी तरीके से चला गया। ऐसे में आकाश आनंद की किसी भी तरीके की कोई तैयारी नहीं है, तो ऐसे में माना ही जा सकता है कि इस बार के उपचुनाव में कोई बड़ा खेला नहीं हो सकता है। तो ऐसे में मायावती क्या योगी आदित्यनाथ की तरफ रुख करती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि इसके पहले भी बी टीम होने का आरोप तो लगा है, लेकिन मायावती ने कभी इस तरीके से बात को अभी सहमति उन्होंने नहीं दी है। लेकिन अगर सहमति दे देती हैं तो क्या आने वाले दिनों में ये दोनों पार्टियां अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद को किसी भी तरीके से दबाती हुई नजर आएंगी? देखिए, मुझे लगता है मायावती चाहे गठबंधन कर भी ले बीजेपी के साथ, इस उपचुनाव की बात करें, आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें, मुझे नहीं लगता आजाद के कहीं ना कहीं खिलाफ जाती मायावती नजर आएंगी। कारण ये भी बनेगा क्योंकि चंद्रशेखर आजाद, आप देखिए, इस समय दलितों का मुख्य चेहरा बने हुए। एक समय था जब मायावती थी, एक समय वो भी था जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की हार हुई, मायावती की हार हुई। मायावती का जनाधार अभी भी मौजूद है, लेकिन मौर्य के जनाधार की तो छोड़ ही दीजिए, बात करने का कहीं ना कहीं आप देखिए कोई मुद्दा ही नहीं बनेगा। लेकिन आजाद के खिलाफ मायावती रणनीति बनाए, मुझे लगता है ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, चाहे उपचुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें। आजाद भले गठबंधन करने के लिए किसी पार्टी के साथ मना कर चुकी हो, लेकिन आजाद अपनी पार्टी का किस हिसाब से जनाधार यूपी में बढ़ाएंगे, क्योंकि केवल एक नगीना सीट पर आप उत्तर प्रदेश का 2027 नहीं साध सकते। यूपी में जिस हिसाब से 403 सीटें हैं, 403 सीटों में अगर आपको बहुमत लानी है तो आपको हर एक सीट पर पहले तो अपना प्रत्याशी उतारना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को इस हिसाब से आपको तैयार करना पड़ेगा कि प्रत्याशी के तौर पर आप उन्हें हर एक क्षेत्र से उतार सके, जहां जहां दलितों का आपको एक मुख्य, आप देखिए, वोट जो समीकरण है वो आपको दिखता है, यानी मुख्य वोट आप वहां से साध पाएंगे। मायावती की बात करें तो मायावती अगर योगी के साथ या यूं कहें कि बीजेपी के साथ यूपी में अगर गठबंधन करती हैं, तो पहली बात तो जो वो बी टीम का धब्बा है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस धब्बे पर मोहर लग जाएगी, और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से लगातार जनता भी मायावती पर कहीं ना कहीं सवाल तो उठाती नजर आती ही है कि मायावती जो है वो बी टीम के रूप में काम तो कर ही रही है, लेकिन अगर बी टीम के रूप में नहीं काम करना तो फिर मुझे लगता है मायावती को गठबंधन के बारे में इस स्थिति में तो बीजेपी के साथ नहीं सोचना चाहिए। विपक्ष के साथ जाइए, या विपक्ष में भी आप अखिलेश यादव के साथ जाइए, 2019 का समीकरण दोहराइए, 2019 दोहराएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में आप थोड़ी रणनीति बदल पाएंगे। और उपचुनाव में तो चलिए कुछ ही समय का एक तरह से आप देखिए वक्त बचा है, चंद ही दिन बचे हैं, तो इन चंद दिनों में आप राजनीति में इतना बड़ा आप गेम नहीं कर पाएंगे। आप राजनीति को चलाने के लिए, पार्टी को चलाने के लिए, एक तरह से मौजूद रखने के लिए स्तर पर, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। उसमें अभी कहीं ना कहीं मायावती जो है वो पीछे चल रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में मायावती पीछे तो चल रही हैं, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ पीछे चल रहे हैं? लगातार कहीं ना कहीं सीटों पर वो अपना साधने का प्रयास तो कर रहे हैं, कि पैठ बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुंदरकी से इस बार मुस्लिम प्रत्याशी को उतारने की फिराक में भारतीय जनता पार्टी लगी। ऐसे में तमाम सीटें हैं, कटहरी, बिजनौर और करहल सीटें, जहां पर योगी आदित्यनाथ कैंडिडेट को सोचने में पूरा कहीं ना कहीं एक जद्दोजहद और समीक्षा बैठक भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि किन प्रत्याशियों को उतारा जाए जिससे इस बार का उपचुनाव साथ लिया जाए। ऐसे में मायावती भी मैदान में है, तो क्या इस बार अखिलेश यादव को मायावती फर्ज से किसी भी तरीके का कोई नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगी? क्योंकि इस बार का अगर उपचुनाव देखा जाए तो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में रहने वाला है, और अगर ये चुनाव अगर अखिलेश यादव जीत जाते हैं तो जाहिर तौर पर यह साबित हो जाएगा कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और विधानसभा चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी की हार होना कहीं ना कहीं तय माना जा सकता है। ऐसे में मायावती और भारतीय जनता पार्टी अगर साथ आते हैं तो जाहिर तौर पर हो सकता है अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट टाइम।